शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में आज से अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको से, ठीक है। ये लेक्चर आपका 7 है, 6 तक हो गया है। 7 लेक्चर से शुरू हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को लेकर वहाँ की जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है ना। सरकार कैसी भी हो, किसी की भी हो, अगर फंडामेंटल राइट को लेकर किसी भी प्रकार का शोषण या वायलेशन किया जाता है तो वहाँ की जनता सीधे सड़कों पर उतर आती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, और ये भारत के संविधान में भाग 3 में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट पाया जाता है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो वे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो, मौलिक अधिकार ना हो, तो व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास होना असंभव हो जाए। यानी कि अगर नैतिक और भौतिक विकास व्यक्ति का नहीं हो रहा है ना, तो समझ लीजिए व्यक्ति का ही विकास नहीं हो रहा है। वो आदिम जमाने में जी रहा है और आदिम जीवन जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास हो रहा है तो एक नया मानव, एक आदर्श मानव बने, इसके लिए जरूरी है कि मौलिक अधिकारों का उसका संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो। और संविधान, आपका जो भारतीय संविधान है, मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण भी देता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ये विशेष संरक्षण में क्या क्या आता है। 3 पॉइंट्स आते हैं, मैंने इसके आगे स्लाइड में बना रखा है, वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि एक विशेष संरक्षण है और बिना मौलिक अधिकार के व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास होना संभव नहीं है, ठीक है ना। इतनी ज्यादा महत्ता है मौलिक अधिकारों की। और एक और चीज बता दो, मौलिक अधिकार जो प्राप्त हुए व्यक्ति को, वह लिविंग पर्सन के लिए है, किसी डेड या आर्टिफिशियल पर्सन के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन के राइट्स हैं। चलिए, तो भारत में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो भारत में अधिकार कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ 4 प्रकार के अधिकार हैं, जिनमें से पहला कर डिस्कस करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैंने अभी इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। ये तो संविधान में पाए जाते हैं और भाग 3 में पाया जाता है, 12 से 35 तक पाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। दूसरा राइट है जो आपका है, वो है संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार कौन से अधिकार हैं? वे अधिकार है जो संविधान में है। देखिए, अभी मैंने जो बताया था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी संविधान में ही है, ठीक है ना। संविधान से इतर नहीं है, ये भी क्या है, संविधान में ही है। वो अधिकार जो संविधान में है लेकिन भाग 3 से बाहर है। भाग 3 का मतलब मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर है, दूसरी श्रेणी में है, दूसरे भाग में है, वो संवैधानिक अधिकार है। और कौन से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A भाग 12 में है और इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था और उसी समय 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बदलकर आर्टिकल 300A कर दिया गया और अनुच्छेद 3 से भाग 3 से हटाकर भाग 12 में इसे रखा गया। और संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। आर्टिकल
एंड वन, ये क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है जिसमें अंतरराज्यीय वाणिज्य व्यापार का अधिकार दिया हुआ है। यानी कि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में वाणिज्य और व्यापार कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। वो कोई जरूरी नहीं कि जिस राज्य का निवासी है या जिस राज्य में रह रहा है उसी राज्य में वो सिर्फ व्यापार करे। वो भारत की सीमा में किसी भी राज्य सीमा के अंदर किसी भी राज्य में जाकर वाणिज्य और व्यापार कर सकता है। ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 301 में एक संवैधानिक अधिकार है। इसी तरह से तीसरा जो अधिकार है वह कानूनी या विधिक या सांविधिक अधिकार है। देखिए यहाँ पे संविधिक लिखा है ना, तो सम नहीं है, बड़ा सा है, ठीक है, लिखे दे रहा हूं, सांविधिक, सांविधिक, ठीक है। कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार है। तो ये कौन से अधिकार होते हैं? वे अधिकार जो संविधान में नहीं है लेकिन जो संसद या विधायिका के कानून की देन है। जब संसद कोई कानून या विधायिका जिसको बोलते हैं कोई कानून बना देती है और उस कानून में कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं व्यक्ति को, तो वे अधिकार क्या कहलाते हैं? कानूनी अधिकार होते हैं। ये संसद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, संसद के द्वारा विधि स्थापित कर की जाती है, विधि बनाकर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, ये पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना तो ये मौलिक अधिकार के रूप में मिलेगा, ना ही ये संवैधानिक अधिकार के रूप में। संसद ने कानून बनाकर मातृत्व अवकाश का अधिकार प्रदान किया है, ठीक है ना। तो एक कानूनी अधिकार, एक सांविधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। जैसे सेवा का अधिकार, सेवा का अधिकार भी आपका ना तो संवैधानिक अधिकार है ना मौलिक अधिकार। यह कानून बनाया गया है संसद के द्वारा और उसके तहत अधिकार प्रदान किया गया है, इसीलिए इसे सांविधिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद जो चौथा अधिकार है वह है मानव अधिकार। इसे मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। अगर कोई भी है और वह मानव है तो उसे ये अधिकार प्राप्त होंगे। मानव से इतर किसी भी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते, ना तो किसी पशु पक्षी को, ना तो किसी कृत्रिम व्यक्ति को, ना तो किसी कंपनी वगैरह कुछ भी है, मतलब आर्टिफिशियल कुछ भी आ जाए वो मानव अधिकार की श्रेणी में नहीं होगा। ये वो अधिकार है, ठीक है। तो वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये वो अधिकार होते हैं जिनके बिना मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन जीना संभव नहीं है और व्यक्ति इनका दावा भी करता है, भले ही राज्य इनकी मान्यता दे या ना दे, ये राज्य के ऊपर है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मौलिक अधिकार जो है, हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अर्थात राज्य यदि आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनको खत्म करता है या कम करता है, तो आप मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उन्हें लागू कराने के लिए आप न्यायालय में वाद ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मानव अधिकार को लागू कराने का आप दावा कर सकते हैं, लेकिन राज्य इन्हें मान्यता दे, इन्हें लागू करे, इसके लिए बाध्य नहीं है। यही लिखा है इसके, व्यक्ति इनका दावा करता है। आप दावा कर सकते हैं कि भाई हम मानव, मानव होने के नाते जितने भी अधिकार है मानव के हमें भी मिलने चाहिए, राज्य से कह सकते हैं। लेकिन राज्य बाध्य नहीं है, माने या ना माने उसके ऊपर है। स्टेट बोलते हैं ना, शासन का प्रमुख, वास्तविक शासन का प्रमुख अगर ठीक ठाक व्यक्ति है तो दे देगा मान्यता। अमूमन ऐसा होता नहीं है। और अगर ठीक ठाक व्यक्ति नहीं है तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। बस आप चिल्लाइए, आप दावा बस करिए, बाकी राज्य अपना देख लेगा उसे क्या करना है। तो आप भी देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस देखते हैं क्या, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम में देखिए प्रश्न आता है ऐसे, है ना, अगर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार, तो उस समय आपको ऑप्शन दे देगा कानूनी और संवैधानिक, ठीक है ना, कथन स्टेटमेंट टाइप का आ सकता है।
तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, जैसे इसमें देखिए दो दिए दिए गए हैं। पहला दिया गया संवैधानिक और दूसरा दिया है कानूनी अधिकार। संवैधानिक कैसे कर, आर्टिकल 326 के तहत दिया हुआ है कि आर्टिकल 326 में प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। और दूसरा कानूनी अधिकार इसे क्यों कहा गया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मतदान के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी तो क्या होगी, पहली प्रेफरेंस कानूनी अधिकार। ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे एक चीज गलत हुई है। ये ये जो हेडिंग है ना, ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा मतदान का अधिकार। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, क्या गलत हो रहा है क्या, सॉरी। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुछ अधिकार हैं जिनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार, ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप देख लीजिएगा, दो ऑप्शन होंगे ऐसे कुछ। तो पहली आपको, अगर दोनों दिए हैं तो पहली प्रेफरेंस आपको क्या लगाना है, कानूनी अधिकार के रूप में। और दूसरी प्रेफरेंस क्या आप लगाएंगे, दूसरी वरीयता आपकी क्या होगी, संवैधानिक अधिकार। क्यों, क्योंकि स्पेशल कानून बनाया गया है और जहां पर यह लिखा गया है कि मतदान के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर आप अनुच्छेद 326 उठाकर देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी मतदान देने का अधिकार नहीं, बस मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाएगा ऐसा उल्लेख है। लेकिन मतदान देने के अधिकार का की बात जो है, ये कानूनी अधिकार है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आपकी प्रथम जो वरीयता है, प्रथम फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, कानूनी अधिकार। द्वितीय वरीयता आपका संवैधानिक अधिकार। और अगर इन दोनों में से केवल एक ऑप्शन हो, कोई भी हो, चाहे संवैधानिक हो या कानूनी, तो लगा देना उसमें। अगर दोनों है तो वरीयता आप देंगे कानूनी अधिकार को। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा अधिकार एक है संपत्ति का अधिकार। और ये बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं इस समय मतदान को लेकर। बिहार में जो चल रहा है ना, वोटिंग लिस्ट में कैसे सेंसस में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, SIR जो चल रहा है, तो वोटिंग लिस्ट का ही मैटर है। आर्टिकल यहाँ पे 326 के तहत उनका ये क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है ना, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बहुत सारे लोगों को बाहर भी निकाल दिया गया है ना। अब दूसरा है संपत्ति का अधिकार। क्या यह एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार। तो इस संबंध में संविधान स्पष्ट करता है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अगर इस संबंध में कोई कानून ना भी संसद के द्वारा बनाया जाता, तब भारतीय संविधान इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से ये 1978 से क्या हो गया, ये संपत्ति का अधिकार हो गया। और दूसरी वरीयता आपको देना है कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को, और जिसमें यह कहा गया है कानूनी अधिकार के रूप में कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के प्राधिकार के द्वारा ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा डिस्कस कर लेते हैं, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार। तो सूचना के अधिकार के संबंध में स्पष्ट रूप से, मतलब जब आप संविधान उठाएंगे तो संविधान पर कहीं पर भी सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से सूचना के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार बनाया है, और वो बहुत बाद में बनाया है, सन 2000 के 5 ही आया, पहले नहीं आया। ठीक है ना, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना तक पहुंच आवश्यक है। इसीलिए सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। क्यों, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है।
और अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने की बात आ रही है, तो प्रभावशाली अभिव्यक्ति भी फंडामेंटल राइट्स है, और प्रभावशाली अभिव्यक्ति बनाने के लिए सूचनाओं तक पहुंच जरूरी है। अगर व्यक्ति की सूचनाओं की पहुंच कम कर दी जाए तो प्रभावशाली अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये माना गया कि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। इसीलिए अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के तहत घोषित किया। लेकिन उसके पहले भारत की संसद ने, विधायिका ने कानून बनाया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके तहत सूचना के अधिकार को एक कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई। तो एग्जाम में जब आ जाए तो पहली वरीयता आपकी क्या होगी? कानूनी अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है आपका? कानूनी अधिकार। और दूसरी वरीयता आप क्या देंगे? मौलिक अधिकार। क्योंकि इस संबंध में संविधान मौन है। मौन इन द सेंस, संविधान प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह रहा है, कहीं पर भी संविधान में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन न्यायिक निर्णय है उसके माध्यम से बात समझ में आती है। लेकिन उसके पहले सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकार 2005 के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत घोषित किया गया, स्पष्ट किया गया। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट भी किया गया है। तो क्या है सूचना का अधिकार? एक पहला तो आपकी प्रेफरेंस होगी कानूनी अधिकार, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो दूसरी प्रेफरेंस आपका होगा एक मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए जब मैंने शुरू किया था, आपको स्लाइड यहाँ पे ले चलता हूँ, तब मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ बताया था कि मौलिक अधिकार क्या है, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, जरूरी है, और संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। और मैंने कहा था कि इसे आगे डिस्कस करेंगे, संविधान को विशेष संरक्षण की क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। अब वहीं पर आते हैं कि मौलिक अधिकारों को संविधान में क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। ठीक है ना, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं वो मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण क्या प्राप्त है। कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। देखिए मौलिक अधिकार आपको प्रमुख रूप से राज्य के विरुद्ध मिले हैं, यानी कि ये एज्यूम किया गया भारत के संविधान के निर्माताओं ने कि राज्य जब निरंकुश हो जाता है, यानी कि शासन का प्रमुख, जो वास्तविक शासन का प्रमुख है, जब वो निरंकुश हो जाता है, राज्य जब निरंकुश हो जाता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वही व्यक्ति मुख्य रूप से करता है और बड़े पैमाने पर करता है, पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। इसलिए प्रमुख रूप से क्या किया गया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे उसको बोलते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता की प्रवृत्ति होती है भ्रष्ट होना, और परम सत्ता परम भ्रष्ट होती है। तो जिन जिन व्यक्तियों के पास सत्ता की शक्ति है, वही व्यक्ति की, वही संस्थाएं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी, उनका हनन करेंगी। इसीलिए प्रमुख रूप से जो दिया गया है मौलिक अधिकार, राज्य के विरुद्ध दिया गया है। और अगर राज्य या कोई व्यक्तियों के बारे में भी प्रावधान, लेकिन प्रमुख रूप से राज्य के विरुद्ध, और अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और वाद दायर कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लागू कराने के लिए, संरक्षण के लिए, उन्हें प्रवर्तन कराने के लिए। ठीक है ना। दूसरी विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, देखिए निलंबन वर्ड लिखा है, निलंबन केवल विशेष परिस्थितियों में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। मतलब आप मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और वो भी विशेष प्रक्रिया से। ऐसे नहीं कर सकते कि जब मन आए निलंबित कर दिया, जब मन आए लागू कर दिया। नहीं, निलंबन होगा, सस्पेंड होगा, खत्म नहीं होगा। मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होते। यहाँ पर निलंबन वर्ड है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में यही सारी बारीकियां ध्यान दी जाती हैं, तभी एग्जाम में क्वेश्चन टैकल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, मौलिक अधिकारों का केवल निलंबन होता है, और वो भी विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से। विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत, मतलब विशेष प्रक्रिया का यही मतलब विशेष बहुमत।
और विशेष परिस्थिति का मतलब है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, ठीक है ना। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा, यही है विशेष प्रक्रिया, ठीक है ना। इसी को एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा पॉइंट बना दिया गया, ठीक। तो ये विशेष संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकारों को, ये है आपके मौलिक अधिकार। अगर ये चीजें नहीं तो उन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये माना जाएगा कि ये मौलिक अधिकार नहीं और भले कोई अधिकार हो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके एक एक चीजें क्लियर कर लेते हैं, ताकि जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ें तो बहुत आसान लगे, आनंद आए पढ़ने में, ठीक है ना। तो अब उनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मौलिक अधिकार, क्या लिखा है कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की तरह, प्राकृतिक अधिकारों की भांति निरपेक्ष नहीं है, बल्कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाता है। तो प्राकृतिक अधिकारों की भांति मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, इसका मतलब होता है असीमित। निरपेक्ष का मतलब असीमित नहीं है। कहता है कि भारत का संविधान इन पर कुछ सीमाएं लगाता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। भारतीय संविधान उस पर कुछ सीमाएं लगाता है। जैसे आपको बोलने की आजादी दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप किसी को गालियां देना शुरू कर दें, किसी को अभद्र भाषाओं के साथ उच्चारण शुरू कर दें, देश के विरोध में या राष्ट्र के विरोधी भाषण देना शुरू कर दें, अखबारों में ऐसे लेख प्रकाशित करना शुरू कर दें कि राष्ट्र और राष्ट्र की लोक व्यवस्था भंग हो जाए, इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब वहीं तक स्वतंत्रता है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, ठीक है ना। तो यही कहा गया है कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, उनमें सीमाएं लगाई गई हैं। यानी मौलिक अधिकारों पर भारतीय संविधान क्या करता है, सीमाएं लगाया है। तो समझ लेते, प्राकृतिक अधिकारों से इसकी तुलना की गई कि जैसे प्राकृतिक अधिकार एब्सोल्यूट है ना, वैसे मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्या है, ये जो प्राकृतिक अधिकारों का जो विचार दिया गया है, जॉन लॉक द्वारा गया, एक ब्रिटिश विचारक थे जॉन लॉक, ठीक है, लॉक नहीं है, लॉक है, इसे सही कर लेना थोड़ा सा, ये गड़बड़ है, ठीक है ना, इसे लॉ बना देना, चांद बनाना है, बिंदी नहीं लगाना है, ठीक है ना। जॉन लॉक द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्रकृति अथवा ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। यानी कि जीवन के लिए प्रकृति ने जिन जिन चीजों को आपको दिया कि आप जीवन को जी सकें, सरवाइव कर सकें, जितने भी चीजें आपके साथ लागू होती हैं वो सारी असीमित हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट है। जैसे श्वास लेने का अधिकार है, जैसे प्रकृति ने आपको जन्म दिया तो आपके साथ श्वास लेने की कुछ मौलिक दशाएं विकसित की। अब श्वास लेने का मतलब यह नहीं कि इतनी श्वास लेंगे इतनी श्वास नहीं लेंगे, भाई जो जो मौलिक दशाएं जीवन जीने के लिए जरूरी है वो सारी लागू होंगी और वो एब्सोल्यूट होंगी, वो किसी टर्म्स या कंडीशंस पर आधारित नहीं होंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस मौलिक अधिकारों की बात की कि क्या ये भी कोई टर्म्स या कंडीशन से परे हैं, नहीं, ये परे नहीं है, इन पे टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होते हैं, ठीक है। दूसरा, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब इन्फोर्सिएबल, लागू करने योग्य है, राज्य इनको लागू करेगा। अगर मौलिक अधिकार राज्य प्रवर्तन नहीं करता मौलिक अधिकारों का, तो आप मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 राज्य को निर्देशित करेगा और राज्य मौलिक अधिकारों को
लागू करने के लिए बाध्य है। प्रवर्तनीय का मतलब यही है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। कह रहे मौलिक अधिकारों का स्वरूप मुख्यतः निषेधात्मक है, यद्यपि कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं। जैसे निषेधात्मक का मतलब क्या है कि एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जिसमें नहीं शब्दों का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है अधिकतर मौलिक अधिकारों में, और कुछ मौलिक अधिकारों में नहीं शब्द यूज नहीं किया गया। अब कैसे, देखिए, जैसे मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार है कि राज्य अपने नागरिकों में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर वर्ड आ गया नहीं, मतलब भेदभाव जो हो रहा है वो खत्म करने के लिए नहीं वर्ड यूज कर रहा है। तो इससे ये कह रहा है कि ये निषेधात्मक है, इसमें निषेध करने की बात हो रही कि आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करोगे, निषेधात्मक है, निगेटिव है ना। तो ये बात है इसका कि निषेधात्मक है। लेकिन कुछ में कहना है कि नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वो सकारात्मक भी है। ठीक है ना। चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है। कह रहे कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो ये एक विशेषता है कि जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। इन अधिकारों को कोई विदेशी दावा नहीं कर सकता इन अधिकारों के लिए। ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 21 और 25 की बात करें तो ये दो ऐसे अधिकार हैं जिनके दावे के लिए कोई चाहे विदेशी हो या भारतीय हो, दोनों इस अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं, और ये दोनों का मौलिक अधिकार है। यानी कि भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के मौलिक अधिकार की बात नहीं करता। यहां से एक बात समझ में आ रही है आपको, देखिए क्या कह रहे हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार देखिए कितना लिखा है, कुछ मौलिक अधिकार विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। यानी कि जो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए भी हैं। और वो कौन से, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 25 आगे जब पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब मैं एक एक आर्टिकल अगर डिस्कस करने लग जाऊंगा तो इसकी विशेषताएं पीछे छूट जाएंगी और आर्टिकल का डिस्कशन भी पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। पांचवी विशेषता क्या है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की, कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रधानतः राज्य के विरुद्ध, मैंने डिस्कस किया पहले कि मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को के विरुद्ध प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15 और 16 ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के विरुद्ध है, आरक्षण से संबंधित है ना ये, इसीलिए। जबकि कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य दोनों की, देखिए राज्य में तो 15, 16, 17, 23, 24 ये भी आते हैं, लेकिन निजी व्यक्ति में सिर्फ 17, 23 और 24 को ही रखा जाएगा, है ना। तो प्रमुख रूप से राज्य के विरुद्ध है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनमें संभावना व्यक्त की गई कि राज्य के साथ साथ कुछ निजी व्यक्ति भी निरंकुश हो सकते हैं और दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। उस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ राज्य को इनका हनन करता माना जाए उचित नहीं होगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों को बनाते समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो निजी व्यक्ति भी करेंगे और वे कार्य मौलिक दूसरे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समान होगा या उल्लंघन होगा। इसीलिए इन्होंने बनाया कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो राज्य तो करेगा ही हनन, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका हनन राज्य तो करेगा ही, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी करेगा, निजी व्यक्ति भी, एक प्राइवेट पर्सन भी करेगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार रखे गए जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों से संरक्षण प्राप्त होते हैं, दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के संशोधन देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसमें क्या हुआ, इसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।
पहले संपत्ति का अधिकार आपका क्या था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में क्या था कि भारत का कोई भी नागरिक संपत्ति के अर्जन, व्ययन और धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता था। अर्जित करने, व्ययन करने और धारण करने की स्वतंत्रता थी। और आर्टिकल 31 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से केवल विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो विधि से स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, अन्यथा उसे विधि के प्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 30 क्लॉज 1। इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया, इन दोनों को हटा दिया गया और इन दोनों को हटाकर इसकी जगह एक अनुच्छेद रखा गया, आर्टिकल 300 ए, और इसको रखा गया संविधान के भाग 12 में। भाग 3 से हटाया गया और संविधान के भाग 12 में से स्थापित किया गया और इसे मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार बना, मौलिक अधिकार से इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। और कब बनाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है ना। भारत के संविधान में क्या किया गया, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, ये भाग 3 में जोड़ा गया। ठीक है ना। संविधान के भाग 3 में जब भी मौलिक अधिकारों की बात हो रही तो समझ जाइए भाग 3 में कुछ हो रहा है। ठीक है ना। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है ना। देखिए, जब आप संविधान को उठाएंगे तो मूल संविधान में क्या था, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, है ना। इस 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों को क्या किया गया, अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में तब्दील कर दिया। मतलब अब कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वर्तमान समय में केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है आगे। ठीक है ना। इन्हीं सारे मौलिक अधिकारों का डिस्कशन करना है। हालांकि आर्टिकल 12 और 13 भी पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, लेकिन ये प्रमुख रूप से हैं आपके। ठीक है ना। तो पहला क्या है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसी आर्टिकल के तहत जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप इसी आर्टिकल के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, वाद ला सकते हैं वहां पर जाकर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। यहाँ से शुरू होता है आपका मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य क्या माना जाएगा, किसको राज्य मानेंगे। ठीक है ना। तो राज्य को पहले समझ लेते हैं कि राज्य के कितने मीनिंग होते हैं, क्या क्या मतलब होता है राज्य का। तो राज्य का पहला मीनिंग जो होता है, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य का जो पहला मीनिंग होता है ना, पॉलिटिकल साइंस में, एक देश का, राज्य का मतलब एक देश भी होता है। ठीक है ना। और हम डिस्कस करेंगे किस राज्य के बारे में, ये भी मैं चर्चा करूंगा आगे। ठीक है ना। तो राज्य का पॉलिटिकल साइंस में एक मतलब होता है देश। और देश के 4 तत्व बताए गए हैं कि एक जनसंख्या होगी, एक निश्चित जनसंख्या होगी, और वो जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में निवास कर रही होगी, और उस जनसंख्या के सार्वजनिक जीवन के संचालन के लिए एक सरकार होगी, और सरकार संप्रभु होगी। अगर ये 4 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे तो आप ये मानेंगे कि ये एक देश है और आप एक देश को राज्य के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो माना जाएगा कि ये एक देश है और राज्य के 4 तत्व हैं। तो ये 4 तत्व देश के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में है, उस राज्य के जिसे देश के रूप में
चिन्हित किया गया। ठीक है। दूसरा राज्य का मतलब है प्रांत। राज्य का एक और दूसरा मतलब क्या होता है? प्रांत। प्रांत का मतलब स्टेट। अब राज्य का मतलब देश नहीं है, अब राज्य का मतलब है प्रांत, स्टेट। जैसे भारत, अभी तक इस राज्य का पहला मतलब था भारत। भारत क्या है? एक देश। ठीक है ना। अब इस राज्य का मतलब है दूसरा प्रांत। प्रांत मतलब भारत के अंदर के राज्य। जैसे भारत है, भारत के अंदर के जो राज्य हैं, मान लो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इस प्रकार से राज्य, इस प्रकार से प्रांतों की बात कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग होता है राज्य का प्रांत, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है। और प्रांत के संबंध में हमारे प्रावधान संविधान में क्या है? भाग 6 में। ठीक है। और राज्य का एक तीसरा मीनिंग होता है सरकार या शासन सत्ता। ठीक है ना। और इस राज्य की डिफिनेशन दी हुई आर्टिकल 12 में। तो हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 12 में, वो किसके संदर्भ में है? सरकार के संदर्भ में या शासन सत्ता से संबंधित व्यक्ति या संस्था के संबंध में। तो आर्टिकल 12 में किस राज्य की परिभाषा दी गई है? सरकार की परिभाषा दी गई है। शासन सत्ता से संबंधित व्यक्ति या संस्था की परिभाषा दी गई है। ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं व्यक्ति से मौलिक अधिकारों के हनन की संभावना व्यक्त की गई, इन्हीं संस्थाओं से व्यक्त की गई है। इसीलिए इस राज्य की डिफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। अब क्या है डिफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है। पहला क्या है? संघ की संसद और सरकार। भारत सरकार यानी कि भारत की संसद और भारत की सरकार, ये दोनों पहले क्या आते हैं? राज्य के में श्रेणी में आते हैं। प्रांत का विधानमंडल और सरकार। देखिए ये संघ का मतलब है देश, ये प्रांत का मतलब है राज्य। तो ये सारी चीजों को समेट रहा है अपने अंदर, ये राज्य की डिफिनेशन के अंदर ये सारी चीजों को ले रहा है। प्रांत का विधानमंडल और सरकार। स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाओं को भी सरकार की श्रेणी में रखा, जैसे पंचायत, नगर पालिका आदि। और सरकार की शक्ति का प्रयोग, अंतिम वाला तो और शानदार है। देखिए, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति जो सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसे भी सरकार की श्रेणी में, राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और कोई भी संस्था, कोई भी XYZ कोई भी संस्था आ जाए, कोई मतलब कोई भी संस्था, अब कोई भी संस्था ऐसी नहीं बची जो सरकार की शक्ति का प्रयोग कर रही हो, उसे राज्य की श्रेणी में न रखा जाए। ये नहीं मतलब कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो सरकार की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसको राज्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। और कौन से राज्य? आर्टिकल 12 के तहत। आर्टिकल 12 में जो राज्य की डिफिनेशन दी गई है, उस राज्य के तहत। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे डिस्कस करूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी मौलिक अधिकार आर्टिकल 13 से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। बाय बाय।